शुक्रिया रेशमी दिलासे का, तीर तो आपने भी मारा था, बादबां से उलझ गया लंगर और दो हाथ पर किनारा था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बिहार चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी बंगाल की तरफ बढ़ चुकी है। गंगा नदी बिहार से बंगाल जाती है और ऐसा बोलकर नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी के पत्रकार अब भी बिहार में हैं, होना भी चाहिए। बीजेपी ने वहां ऐसी जीत दर्ज की जिसकी कल्पना इन पत्रकारों और विश्लेषकों ने भी नहीं की होगी। ढेर सारे एग्जिट पोल्स ने तो यह बताया था कि बिहार में बीजेपी को जीत मिल रही है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन शायद मोदी और अमित शाह के अलावा और कोई नहीं जानता होगा कि असल में कितनी सीटें आएंगी। खैर, मनाइए कि बीजेपी पूरे 101 सीटों पर नहीं जीती, 10-12 सीटों पर बीजेपी ने हार कबूल कर ली, वरना उसका स्ट्राइक रेट 100% होने से भला कौन रोक सकता था। इतना दम भला आज की तारीख में किसमें बाकी रह गया है। जब बच्चे खेलते हैं तो कमजोर खिलाड़ियों को दूध भात दिया जाता है, यानी उन पर तरस खाकर उन्हें खेल में बने रहने दिया जाता है, वरना उनकी औकात नहीं रहती कि वो मजबूत खिलाड़ियों के रहते हुए मैदान में उतर पाएं। ठीक उसी तरह इस वक्त बीजेपी चुनाव में यही दूध भात का खेल खेल रही है। मैदान में टक्कर देने का दिखावा करने के लिए 2-4 दल बने रहें तो चुनावों की विश्वसनीयता बनी रहती है। एकदम ही एक तरफा जीत बीजेपी ले आएगी तो फिर विपक्ष जो वोट चोरी, वोट डकैती, इन सब के आरोप लगाता रहता है, वो सच लगने लगेंगे। इस सच पर पर्दा डालना जरूरी है, वरना चुनाव आयोग भी मुश्किल में फंसेगा। यानी सबको लोकतंत्र का भरम बने रहे, इसलिए बिहार में विपक्ष को बचे रहने दिया गया। तेजस्वी यादव भी हारते हारते जीत गए। अगर वो भी हार जाते तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाता, इसीलिए उन्हें अब राघोपुर में बने रहने दिया गया। लेकिन विपक्ष को बिहार में उतना ही कमजोर कर दिया गया है जितना पहले केंद्र में विपक्ष का हाल था। अब बिहार में ऊर्जा संयंत्र लगाना हो या नेपाल से लगी सीमाओं पर कोई काम करना हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बीजेपी की इतनी दूर की सोच को पत्रकार शायद समझते हैं, शायद नहीं भी समझते होंगे। दरअसल मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी के दांव पेच तो अब तक शायद उनके अलावा और कोई भी जान ही नहीं पाया है। इसीलिए हर चुनाव में अब उनकी जीत निश्चित ही मान ली गई है। आज से 10-12 साल पहले जो चुनाव होते थे, उनमें कौन किसे कहां से टिकट दे रहा है, किसका किसके साथ गठबंधन है, किसी प्रत्याशी का इतिहास क्या है, अपने क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किसने पिछले वादे पूरे नहीं किए, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, ऐसे तमाम फैक्टर्स आज से 10-12 साल पहले तक चुनाव में असरकारी होते थे। उसी के आधार पर चुनावी नतीजों का विश्लेषण होता था। अब विश्लेषण के लिए कुछ बचा ही नहीं तो पत्रकार बताते हैं कि मोदी ने कितनी जगहों पर रैलियां की और उनमें कहां सफलता मिली, और राहुल गांधी ने कौन कौन से मुद्दे उठाए जिनके कारण बीजेपी को फायदा मिला। केवल बीजेपी के समर्थक पत्रकार ही नहीं, बल्कि जो लोग खुद को निष्पक्ष बताते रहे हैं, उन्होंने भी बिहार के नतीजों के बाद अपना पाला इतनी तेजी से बदल लिया जितनी तेजी से मोदी कपड़े भी नहीं बदलते होंगे। कांग्रेस को नसीहतें दी जा रही हैं कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की, सामाजिक न्याय का मुद्दा असरकारी नहीं रहा, राहुल गांधी गंभीर नहीं हैं, तेजस्वी यादव के नौकरी के झांसे में जनता नहीं आई, ऐसे तर्कों से विश्लेषण हो रहा है। इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता तो यही पत्रकार कहते कि राहुल ने तालाब में कूदकर मछली पकड़ी या संविधान सम्मान सम्मेलन किए तो उसका असर दिखा। लेकिन अब पत्रकार भी नीतीश की तरह पलटी मारने लगे हैं। बहरहाल जो नतीजे आए हैं उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। महागठबंधन अपने स्तर पर मंथन तो करेगा ही कि अब एक सार्थक विपक्ष के तौर पर उसकी भूमिका किस तरह दमदार रहे, और अगर 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसकी तैयारी अभी से कैसे करे। अगर की बात मैंने यहां इसलिए की दोस्तों, क्योंकि अब इस देश में कुछ भी असंभव नहीं लगता है। खैर, तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब विपक्ष के लिए कोई भी चुनाव जीतना असंभव हो गया है, मुश्किल हो गया है। आखिर बिहार में एंटी इनकम्बेंसी बेअसर कैसे हुई, और साथ ही समझेंगे कि क्या अब साख, विश्वसनीयता, जनता के सरोकार, संविधान, लोकतंत्र, ये सारे शब्द अपने मायने खो चुके हैं। क्या बिहार चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने इन नतीजों पर क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को चौंकाने वाला करार दिया है।
राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन परिणामों को चौंकाने वाला करार दिया है। राहुल गांधी अपनी स्थिति का आकलन करने में गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या समूचा विपक्ष जमीनी हकीकत को समझने में नाकाम रहा? ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे नेता वहां नौसिखिया हैं। राहुल गांधी खुद 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं। एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव, संजय राउत, सबके पास चुनावी राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। इसीलिए एग्जिट पोल करने वाले पत्रकार सही थे और सारा विपक्ष गलत था, ये बात गले से नहीं उतरती। अगर कोई इस बात को बिना तर्क के मान रहा है तो समझ लीजिए जानबूझकर मक्खी निगली जा रही है। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विपक्ष को उम्मीद थी कि उसे जीत मिलेगी, लेकिन नतीजे वैसे ही आए जैसे बिहार में आए हैं। किसी चीज को व्यापक पैमाने पर लागू करने के लिए पहले छोटे स्तर पर उसका परीक्षण किया जाता है, वहां असर सही रहे तो धीरे धीरे उसे फैलाया जाता है। अब चुनाव इसी तर्ज पर हो रहे हैं। लोकसभा के चुनावों में बीजेपी और उसके साथियों को इंडिया गठबंधन के सामने घुटने टेकने पड़े थे, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी बीजेपी तोड़ चुकी थी। इंडिया गठबंधन ने मान लिया था कि लोकसभा का प्रदर्शन विधानसभा में भी वो दोहरा लेगा। इस भ्रम में उसने न वोटर लिस्ट पर गौर किया कि वहां कहां पर किसने कितने वोटर एकदम से कम कर दिए या घट गए, कितने वोटर या बढ़ रहे हैं, न वो महिलाओं को मिलने वाले धन का फायदा समझ पाया और न ही महिलाओं की कवायद पर उसने ध्यान फरमाया। जब तक बात समझ में आई, बाजी पलट चुकी थी। अब विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की बात करे, वोटर लिस्ट की बात करे, यानी सूचीवार वोटर लिस्ट की अजीबोगरीब घट बढ़ को दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी यही खेल हुआ। राहुल गांधी तो सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कैसे धांधली से नाम काटे गए हैं या फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है, लेकिन बीजेपी की जीत के जश्न में विपक्ष के इस चीखते हुए सवालों को दबाया जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनाव की तरह अब बिहार में भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। विपक्ष की खामियां चुन चुन कर बताई जा रही हैं कि उसने बीजेपी नेताओं जितनी मेहनत नहीं की या जनता के मूड को नहीं समझ पाया। कांग्रेस के लिए कहा गया कि संगठन मजबूत नहीं है, गठबंधन से तालमेल का अभाव है, उम्मीदवारों के चुनाव में लापरवाही हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन तमाम नेताओं ने उतनी रैलियां नहीं की जितनी उनसे उम्मीदें थीं। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जीविका दीदियों के लिए 30,000 मासिक वेतन, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और फैक्ट्री लगाने जैसे जो वादे किए, उन पर जनता ने यकीन नहीं किया। विपक्ष की कमियों का विश्लेषण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी ईमानदारी भी दिखाई जानी चाहिए। तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है तो वो केवल वादा ही कर सकते थे कि सत्ता में आने पर क्या करेंगे। अगर वो ये भी नहीं करते तो कहा जाता कि उन्होंने जनता से वादे भी नहीं किए। उधर राहुल गांधी ने पूरे वक्त बिहार में डेरा नहीं डाला, लेकिन वो बार बार बिहार गए, संगठन स्तर पर फेरबदल भी हुए। लेकिन जब चुनाव परिणाम पहले से तय थे तो कोई एक बार जाए या 10 बार जाए, कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। बल्कि यहां सवाल तो मोदी और अमित शाह से होने चाहिए थे कि आप दोनों देश का पूरा दारोमदार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास सैकड़ों काम होते हैं। मोदी अगर रोजाना अपने कार्यालय में बैठें और फाइलों का अध्ययन करें, त्वरित फैसले लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। उद्घाटन, शिलान्यास, इन सब में वक्त न बिताकर बेरोजगारी, महंगाई जैसे ज्वलंत सवालों पर मंथन करें अगर नरेंद्र मोदी, तो देश में वाकई विकास होगा। अमित शाह भी चुनाव प्रबंधन में अपना कौशल तो जाहिर कर ही चुके हैं। अब जरा उन्हें आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन भी प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। पहलगाम के बाद दिल्ली में आतंकी हमला हो गया। बताया जा रहा है कि साल भर से आतंकी इसकी तैयारी में लगे थे। दिल्ली के अलावा और भी कई जगहों पर हमले की साजिश रची गई थी। अगर इन खबरों में सच्चाई है तो अमित शाह की बड़ी नाकामी ही है ये। बीजेपी के लिए आत्ममंथन का वक्त है ये कि उसे जनता ने जिस भरोसे के साथ सत्ता सौंपी थी, उसे निभाने में वो नाकाम क्यों हो रही है। मोदी और अमित शाह और उनकी बीजेपी से ऐसे सवाल कभी नहीं होते हैं। बस उनकी जीत में सब गदगद होते हैं और उनके चुनावी कौशल का कमाल मानते हैं। इस तरह बीजेपी का गौरव गान तो हो रहा है, लेकिन जनता का गौरव जो चूर चूर हो रहा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है।
बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने को मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। जब इस राशि को देने का ऐलान हुआ और चुनाव से ठीक पहले ही महिलाओं के खाते में राशि डाली गई, तभी विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि ये मतदाताओं को रिश्वत है, आचार संहिता का उल्लंघन है, इसे रोकना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तमाम आपत्तियों की तरह इस बात को भी अनसुना कर दिया गया। महिलाओं को न केवल 10,000 रुपए दिए गए, बल्कि इसे बढ़िया चुनावी दांव भी कहा गया। जबकि यहां सवाल होना चाहिए था कि क्या बीजेपी की नजर में महिलाओं की यही हैसियत रह गई है, जो चंद रुपयों से उसकी राजनीतिक समझ का सौदा किया जा रहा है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र और उससे पहले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने इसी तरह महिलाओं को धनराशि देकर उनके वोट हासिल करने की चाल चली। जो महिलाएं नोटबंदी के बाद इस तरह एक मुश्त राशि के लिए तरस गई हों, उनके लिए यह बड़ी राहत थी। लेकिन इस तरह क्षणिक राहत के बाद फिर नोटबंदी जैसा खेल उनके साथ नहीं होगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? बीजेपी को हर हाल में सत्ता चाहिए, यह साफ समझ में आ रहा है। लेकिन अब सत्ता हासिल करने का यह जज्बा इस कदर जुनून और सनक में तब्दील हो गया है, जहां लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो चुका है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार या चुनाव प्रबंधन में लगा रहे, यह कोई सामान्य बात नहीं है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था बार बार विपक्ष के सवालों का सामना करे और जवाब देने के लिए बीजेपी सामने आ जाए, यह भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन बुरी बातों पर कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, यह सबसे ज्यादा बुरी बात है। मोदी ने बिहार की जीत में ही बंगाल के लिए संदेश दे दिया है कि गंगा नदी बिहार से बंगाल जाती है। मतलब अगला लक्ष्य कौन सा राज्य है, साफ समझ में आ रहा है। वैसे उनकी मर्जी है कि वे जहां चाहें गंगा मां को ले जाएं और जिस राज्य की चाहें सत्ता हथिया लें। काम तो उन्हें या उनके मंत्रियों को फिर भी नहीं करना है। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 तारीख को ही एक ट्वीट कर बताया है, और क्या कुछ बताया इस तस्वीर में आप देखिए। और लिख रहे हैं, आज बंगाल में बीजेपी बंगाल की कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। राजधानी दिल्ली प्रदूषण से इतना हांफ रही है कि लोगों की जान पर बनाई है। डॉक्टर बता रहे हैं कि कम से कम 10 साल पहले मौत का अंदेशा ऐसे प्रदूषण से बढ़ रहा है। लेकिन जिन लोगों पर इसे रोकने या इसका उपाय करने की जिम्मेदारी है, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। वो खुद जानकारी दे रहे हैं कि वो अब कहां किस राज्य में हैं। वो चुनावी राज्यों में व्यस्त हैं, बंगाल में हैं। क्या ऐसे ही दिन देश को दिखाने के लिए मोदी सत्ता पर बैठे हुए हैं? खैर, शायर वारिस किरमानी ने ठीक ही फरमाया है कि हम नींद की चादर में लिपटे हुए चलते हैं, हम नींद की चादर में लिपटे हुए चलते हैं, इस बेस में अब हमसे मिलना हो तो आ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।